हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, आप सब में से कितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? प्लीज़ अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नो डाउट लोग कम ही हमको देखते हैं, हमारे कंटेंट को देखते हैं, बट जो भी लोग देखते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर री एग्ज़ाम का पेपर 2 का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। बस प्रैक्टिस क्वेश्चन आप पेपर 2 का ख़त्म ही होने वाला है दोस्तों, उसके बाद हम लोग पेपर 1 भी स्टार्ट कर देंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस का उसको ट्रीटमेंट वगैरह सब है, और रूल्स रिलेटेड क्वेश्चन है, सब करेंगे। गलती से यहाँ पर 2024 लिखा गया, 2026 होना चाहिए था। ठीक है, इसको हम क्या ही करें दोस्तों, यहाँ पर इसको अगर हम काट दें तो इसको हम 2024 नहीं 2026 होना चाहिए था। 2026 चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 2026, क्योंकि 2026 में पेपर लीक हुआ है तो 2026 में ही री एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते दोस्तों। ये हमारा टेस्ट नंबर लगभग 41 है। ये टेस्ट नंबर कहाँ लिखा हुआ है? 41 है। इससे पहले आपको 39 नंबर का वीडियो मिल गया होगा, 39 का, उससे पहले 37 का, ये सब प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ए टाउन जनरेट 100 टन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट पर डे। कोई टाउन है जहाँ पर इतना टन म्यूनसिपल वेस्ट डेली जनरेट हो रहा है। और इस बार क्वेश्चन आया हुआ, आपको पता है क्या? इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों कि बताइए इंडिया में या वर्ल्ड में प्रत्येक दिन कितना म्यूनसिपल, प्रत्येक ईयर कितना म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है? 61 मीट्रिक टन के आसपास। यहाँ देखिए एक बार निकल गया दोस्तों। इंडिया जनरेट म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट एनुअली। इंडिया जो है एनुअली कितना म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है? तो लगभग 62 मिलियन टन। ठीक है, 62 मिलियन टन जो है प्रत्येक साल भारत जनरेट करता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है एज इट इज यहाँ से छप गया था, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि कोई टाउन है जहाँ पर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है 100 टन। इफ द कंपैक्टेड डेंसिटी ऑफ द वेस्ट इन द लैंडफिल इज इतना। कंपैक्टेड डेंसिटी कितना है? 500 kg पर मीटर क्यूब है। एंड परमिटेड डेप्थ ऑफ द लैंडफिल, और लैंडफिल का डेप्थ कितना है? 5 मीटर है। व्हाट इज द एक्टिव लैंडफिल एरिया रिक्वायर्ड पर ईयर? हमको कह रहा है कि एक्टिव लैंडफिल एरिया रिक्वायर्ड कितना होगा प्रत्येक साल। देखिए आपको डेंसिटी दिया है दोस्तों, टोटल म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट दे दिया है, एरिया हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए टोटल मास पर डे देखिए तो 100 टन का मतलब क्या? 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना केजी वेस्ट जनरेट हो रहा है। वॉल्यूम पर डे अगर निकाले तो एक, ठीक है, पर डे इतना जनरेट होता है, और कम डेंसिटी कितना है? 500 है, तो पर डे का वॉल्यूम कितना निकल जाएगा दोस्तों? ठीक है, मास को अगर वॉल्यूम से, सॉरी, मास को अगर डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमको वॉल्यूम निकल जाएगा 200 मीटर क्यूब। वॉल्यूम डेली की रिक्वायरमेंट है, डेली का रिक्वायरमेंट वॉल्यूम आपको इतना पता चल गया। ठीक है, हमको कह रहा है एरिया तो दिया हुआ है, एरिया पर डे कितना होगा दोस्तों? वॉल्यूम को डेप्थ से भागा दे देंगे, वॉल्यूम को डेप्थ से भागा देंगे, एरिया निकल 40 मीटर स्क्वायर पर डे चाहिए। ठीक है, एक दिन के लिए इतना एरिया चाहिए, तो एक साल के लिए कितना? 40 को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लगभग 14,600 हेक्टेयर आ जाएगा। और 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर होता है, तो 1.46 हेक्टेयर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्या किए हैं, मास में, इसको टन को मास में कन्वर्ट कर दिए 1000 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर हमको डेंसिटी दिया हुआ था, डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकाल दिए, वॉल्यूम को डेप्थ से भागा देकर हम एरिया निकाल दिए। एरिया एक दिन का निकलेगा, एक दिन को फिर 365 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया। कह रहा है कि इफ द बीओडी रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बेस एट ई एट 20 डिग्री सेल्सियस 0.23 डे पर इनवर्स, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस? हमको कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना दिया हुआ है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? तो डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों, इससे हल्का ज़्यादा हो जाता है। कितना है आपको लगभग कितना है बीओडी रिटेंशन है हमारे पास? 20 डिग्री से 0.23 है, 0.23 तो 0.23 से हल्का ज़्यादा हो जाएगा 0.29। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है, हल्का ज़्यादा होता है। जैसे ये तो हल्का ही ज़्यादा है, 23 का 23 है, ये नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो कम ही है, तो 0.29 डे इन्वर्स हो जाएगा। द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, यहाँ से आप लिख सकते हैं। एंड इंडस्ट्री डिस्चार्ज, कोई इंडस्ट्री जहाँ से जो निकलता है 5000 मीटर क्यूब पर डे ऑफ वेस्ट वाटर विथ बीओडी, जिसका बीओडी इतना है। इफ द स्टैंडर्ड पर कैपिटा बीओडी कंट्रीब्यूशन इज 0.08 kg पर डे, व्हाट इज द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज? हमसे पूछा कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज का पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखिए आराम से निकाला जा सकता है। टोटल बीओडी लोड कितना होगा? फ्लो को कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्लो हमारे पास कितना है? 5000 मीटर क्यूब पर डे है, और कंसंट्रेशन कितना दोस्तों? 200 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, लगभग 1000 kg पर डे निकल गया। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है? टोटल बीओडी लोड, जो टोटल बीओडी लोड होता है उसको हम पर कैपिटा बीओडी से भागा दे देंगे। टोटल बीओडी लोड कितना हो गया हमारे पास? 1000 kg पर डे, और पर कैपिटा कितना है हमारे पास? 0.08 है, लगभग 12500 आपको निकल जाएगा, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए स्लज सैंपल हैज ए मास ऑफ 100 kg एंड मॉइस्चर कंटेंट 98%। स्लज सैंपल का मास इतना, मॉइस्चर कंटेंट इतना परसेंट है, इसका मतलब ड्राई वेस्ट 2% होगा। इफ द स्लज ड्राइड अंटिल द मॉइस्चर कंटेंट इज रेड्यूस्ड टू 96%, स्लज को हम ड्राई करें तब जब तक कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट 96% ना हो जाए। टोटल मास ऑफ द स्लज, व्हाट इज द न्यू टोटल मास ऑफ द स्लज? दोस्तों 98% पे
हमारे पास मास कितना था, 100 kg था। हमसे पूछा है कि 96% पे कितना होगा, तो आराम से निकाला जा सकता है। इनिशियल सॉलिड मास 2% होगा, ठीक है। तो 100 का 2% 2 kg ही होगा। सिंस द सॉलिड मास रिमेन कांस्टेंट, सॉलिड मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। ये तो न्यू स्लज, अगर नया स्लज में हमारा सॉलिड मास कितना होगा 96%, तो 4% हमारा क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा सॉलिड मास हो जाएगा न्यू स्लज रिप्रेजेंट 2 kg। टोटल मास कितना होगा 2/0.04, मतलब वो 50 kg के आसपास हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा 4 आइडेंटिकल डीजल जनरेटर आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, 4 आइडेंटिकल डीजल जनरेटर हैं, साथ साथ काम कर रहा है, और सब जो है प्रोड्यूसिंग नॉइज लेवल ऑफ 60 डेसिबल, लगभग 60 डेसिबल का नॉइज लेवल प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट इज द कंबाइंड नॉइज लेवल ऑफ ऑल 4 जनरेटर, चारों जनरेटर का कंबाइंड कितना हो। देखिए दोस्तों, 2 का करते थे, जब 60 का करते थे 63 आता था, और 4 का कीजिएगा तो लगभग 66 आ जाएगा, ठीक है। 4 का कीजिए तो लगभग 66 डेसिबल आ जाएगा। विच मेथड इज प्रीडोमिनेटली यूज टू फिजिकली सेपरेट नॉन फेरस मेटल, जब नॉन फेरस मेटल आ जाए, एल्यूमिनियम फॉर्म आ जाए ये सब, तो उसको हम एडी करंट सेपरेटर से सेपरेट करते हैं। फेरस को मैग्नेटिक सेपरेटर से कीजिएगा, और नॉन फेरस मेटल को हम एडी करंट सेपरेटर से सेपरेट करते हैं। एन एडी करंट सेपरेटर यूजेज ए रैपिडली रोटेटिंग मैग्नेटिक रोटर, यहाँ भी मैग्नेटिक रोटर होता है, टू इंड्यूस एडी करंट इन नॉन फेरस मेटल लाइक एल्यूमिनियम, विच क्रिएट ए रिपेलिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रूइंग द metal out of the waste stream. Next है under the e-waste rules 2022, which of the following new categories was added to the schedule of electrical and equipment that was not heavily regulated into 2016, कह रहा है कि नया कौन सा ऐड किया गया, तो उसके अंदर ऐड किया गया सोलर फोटोवोल्टिक सेल और सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स और पैनल, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स और पैनल को इसमें ऐड किया गया है। द ई-वेस्ट रूल 2022 expanded the scope significantly and explicitly induced solar photovoltaic modules and panel mandating extended producer responsibility for their end of life management. The Batley Environment Evaluation System is a methodology used in EI primarily for, ये जो है Batley Environmental Management Evaluation System जो है ये EI में यूज़ होता है, कहाँ पर, तो यूज़ होता है दोस्तों क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यूजिंग एन इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव असेसमेंट किया जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का। BES इज एन एक्स कॉम्प्रीहेंसिव, एक तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों, बैटले इन्वायरमेंटल इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है। इसका हम पहले तो यहाँ हम लिखे लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म की रिक्वायरमेंट है BEES, हम एक साथ लिख लेते ताकि हम एक बार फिर से आपको सारा फुल फॉर्म जो हम लोग इसमें ऑब्जर्व किए हैं सबको लिखा जा सकता है। BEES यह है बैटले इन्वायरमेंटल इवैल्यूएशन सिस्टम, बैटले इन्वायरमेंटल इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है। तो हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट के लिए करते हैं। BEES is a comprehensive quantitative methodology that uses a hierarchical system of environmental categories, component and parameter to calculate an environmental quality index for comparing project alternative. In the context of upflow anaerobic sludge blanket reactor, what is the primary function of the GLSS unit located at the top पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ GLSS यूनिट का क्या है, तो इसका होता है टू सेपरेट गैस लिक्विड एंड सॉलिड स्लज, ये गैस लिक्विड और सॉलिड स्लज को सेपरेट करता है। द गैस लिक्विड सॉलिड सेपरेटर GLSS और 3 फेज सेपरेटर इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ USB रिएक्टर दैट डिफ्लेक्ट biogas into collection dome while allowing settled solids to sludge to slide back into the digestion zone. Next है according to the biomedical waste management rule 2016, liquid chemical waste generated from laboratories and floor washing should be disposed in which category। देखिए लिक्विड क्या हम पूछा है, लिक्विड केमिकल वेस्ट सबको येलो कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द बायोमेडिकल रूल 2016, केमिकल लिक्विड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम लैब्स इन डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज ETC इज क्लासिफाइड अंडर द येलो कैटेगरी एंड मस्ट बी प्री-ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज इनटू ड्रेन, ठीक। नेक्स्ट है इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट विच डिवाइस इज हाईली ससेप्टेबल टू डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर इज टू हाई, कह कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो कौन सा कंट्रोल इक्विपमेंट जो है बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम चार्ज से उसको हम क्या करते हैं कि सेटल डाउन करवाते हैं डस्ट को, और साइक्लोन सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर रिलाई ऑन गिविंग पार्टिकल्स और इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, सो दे माइग्रेट टू कलेक्शन प्लेट। इफ द डस्ट हैज ए वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इट रेसिस्ट टेकिंग द चार्ज एंड रिलीजिंग इट एट द प्लेट सिवियरली इम्पेयरिंग कलेक्शन एफिशिएंसी। नेक्स्ट है बेंटोनाइट इज वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल
प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स बेंटोनाइट जो है वाइडली यूज होता है कंस्ट्रक्शन में सैनिटरी लैंडफिल के बिकॉज क्योंकि ये क्या होता है बेंटोनाइट एबिलिटी टू स्वेल अपॉन वेटिंग, मतलब अगर वेट हो जाएगा ना, भीग जाएगा तो स्वेल कर जाता है, ये फूल जाता है, क्रिएटिंग ए हाईली इम्परमेबल क्ले लाइनर, मतलब हाईली इम्परमेबल क्ले लाइनर ये बनाता है। बेंटोनाइट इज ए टाइप ऑफ मॉन्ट मोरिलोनाइट clay that swells significantly when hydrated. The swelling fills void, resulting in a highly impermeable layer with extremely low hydraulic conductivity, ideal for landfill liner. The quartering method is a standard प्रोसीड्यूर यूज इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्वार्टरिंग मेथड जो है स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, किसके लिए करते हैं तो रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बल्क वेस्ट सैंपल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस, मतलब लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए जो हम जो वेस्ट होता है उसके क्या करते हैं साइज को कम करते हैं। Coning and quartering is a statistical sampling technique where a large pile of mixed solid waste is divided into 4 quarters. 2 diagonal quarters are discarded and the remaining 2 are remixed. This is repeated to obtain a representative manageable sample for a lab analysis. Which of the following advanced wastewater treatment process uses an ion exchange membrane and electrical potential gradient to separate dissolved salt from water? तो यहाँ हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। ये एक प्रकार का जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस इज यूजिंग एंड अप्लाइड डायरेक्ट करंट टू मूव आयंस थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इफेक्टिवली डिसैलिनेटिंग और रिमूविंग स्पेसिफिक डिजॉल्व्ड आयंस फ्रॉम वेस्ट वाटर। नेक्स्ट है इन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ, रिलेटिव स्टेबिलिटी किसका रेशियो होता है तो ये होता है ऑक्सीजन अवेलेबल इन द इफ्लुएंट as DO nitrate and nitrate if the to the total oxygen required to satisfy its first stage BOD. Relative stability is a measure used for treated effluent representing the percentage of total oxygen required to fully stabilize the organic matter that is already available in the sample. Next हमारा है according to the plastic waste management rules what does the term brand owner specifically refer to? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में ब्रांड ओनर का मतलब क्या होता है तो ए पर्सन और कंपनी हु सेल्स एनी कमोडिटी अंडर ए रजिस्टर्ड ब्रांड लेवल, मतलब कोई पर्सन हो सकती है कंपनी हो सकती है जो रजिस्टर्ड ब्रांड ओनर के ब्रांड लेवल से कोई चीज़ वो क्या करता हो या कमोडिटी सेल करता हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ TCLP? टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीड्यूर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में तो टू सिमुलेट लैंडफिल कंडीशन एंड मेजर द पोटेंशियल ऑफ हैवी मेटल। एक तो लैंडफिल कंडीशन को सिमुलेट करना, पता लगाना, और जो हैवी मेटल होता है उसके पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं। ऑर्गेनिक्स टू लीच इनटू ग्राउंड वाटर, मतलब वो कितना ग्राउंड वाटर के अंदर लीच करेगा उसके बारे में हम पता करते हैं TCLP से। TCLP एक प्रकार का एनालिटिकल मेथड होता है यूज टू डिटरमाइन द मोबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनालिस्ट प्रेजेंट इन लिक्विड सॉलिड एंड मल्टीफेजिक वेस्ट सिमुलेटिंग द लीचिंग एक्शन दैट अकर्स इन म्युनिसिपल लैंडफिल, मतलब म्युनिसिपल लैंडफिल में जो भी हमारा हैवी मेटल होता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो कितना लीच करेगा उसके बारे में हम TCLP से पता लगाते हैं। अंडर द EIA नोटिफिकेशन 2006 कैटेगरी बी प्रोजेक्ट आर फर्दर कैटेगराइज इनटू B1 B2। द प्राइमरी डिफरेंस इज दैट बी प्रोजेक्ट को हम ऑब्वियसली बात B1 B2 में डिवाइड करते हैं दोस्तों। B1 को एक प्रकार से पब्लिक हियरिंग की नीड होती है, B2 को नहीं होती, वही है। B2 प्रोजेक्ट डू नॉट रिक्वायर एन EIA रिपोर्ट, B2 प्रोजेक्ट को किसी EIA रिपोर्ट की नीड नहीं होती है जब पब्लिक कंसल्टेशन का, जबकि B1 प्रोजेक्ट को नीड होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग स्टेज द SEAC स्टेट इन्वायरमेंटल अप्रूवल कमेटी कैटेगराइज B1 प्रोजेक्ट मस्ट कैरी आउट फुल EIA एंड पब्लिक हियरिंग। B1 को पूरा EIA चाहिए और साथ साथ उसका पब्लिक हियरिंग भी होना चाहिए, जबकि B2 प्रोजेक्ट आर एग्जेंट फ्रॉम प्रिपेयरिंग एन EIA रिपोर्ट। B2 प्रोजेक्ट को किसी प्रकार का EIA रिपोर्ट भी नहीं बनाना है, साथ ही साथ उसको पब्लिक कंसल्टेशन से भी हटाया जा सकता है। द फेनोमेनन ऑफ सीवेज सिकनेस ऑफ लैंड अकर व्हेन, सीवेज सिकनेस रिलेटेड क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। सीवेज इज अप्लाइड कंटिन्यूसली ऑन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब सीवेज को हम कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर लैंड पे हम देते रहेंगे विदाउट रेस्टिंग कॉजिंग द सॉइल पोर टू क्लॉग। उससे क्या होगा जो सॉइल के अंदर जो पोर होता है वो क्लॉग कर जाएगा, जाम हो जाएगा एंड बिकम एनएरोबिक, और वो एनएरोबिक भी हो जाएगा। सीवेज सिकनेस हैपन व्हेन लैंड इज ओवरलोडेड विद सीवेज इफ्लुएंट, द सॉइल पोर बिकम clogged with suspended solid and biological slimes, blocking air circulation and leaching to anaerobic fall smelling condition. In the context of waste disposal, deep well injection is a technology strictly reverse for। deep well injection जो टेक्नोलॉजी है वो किसके लिए रिवर्स किया जाता है तो रिजर्व किया जाता है तो लिक्विड हैजार्डस वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के लिए। लिक्विड हैजार्डस वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के लिए हम डीप वेल इंजेक्शन करते हैं। डीप वेल इंजेक्शन इज ए लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स पंपिंग लिक्विड हैजार्डस और टॉक्सिक वेस्ट डीप अंडरग्राउंड इनटू पोरस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फार बिलो द डीपेस्ट यूजेबल एक्यूफर। नेक्स्ट है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 डिफाइंस एन एयर पोल्यूटेंट एज। जो एयर पोल्यूशन जो एक्ट होता है 1981 का वो एयर पोल्यूशन को कैसे डिफाइन करता है तो एनी सॉलिड लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन सच कॉन्सेंट्रेशन एज मे बी टेंड टू बी इंजूरियस टू ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग क्रिएचर और प्लांट और प्रॉपरली इन्वायरमेंट,
ठीक है। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन यूटिलाइज अंडरग्राउंड पाइप्स टू सक वेस्ट बैग डायरेक्टली फ्रॉम क्लच चूट्स टू ए सेंट्रल कलेक्शन टर्मिनल। तो वहाँ पर हम कौन सा पाइप का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर यूज न्यूमेटिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ए न्यूमेटिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम यूज ए नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स। इसमें अंडरग्राउंड पाइप्स का नेटवर्क होता है। वैक्यूम टेक्नोलॉजी होता है टू रैपिडली ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम बॉल्डिंग चूट्स डायरेक्टली टू ए सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटी एलिमिनेटिंग स्ट्रीट लेवल ट्रक कलेक्शन। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इन ए वाटर सैंपल इज प्राइमली एन इंडिकेटर ऑफ। फीकल कोलिफॉर्म किसका इंडिकेटर होता है, तो रिसेंट कंटामिनेशन बाय सीवेज और एनिमल फीसेज, या तो एनिमल सीवेज का या रिसेंट कंटामिनेशन का, वो क्या हो सकता है हमारा एक प्रकार से इंडिकेटर है। अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इनर्ट वेस्ट रेफर टू वेस्ट। इनर्ट वेस्ट किसको कहेंगे, तो इज नाइदर बायोलॉजिकल नॉर केमिकली रिएक्टिव, ना ही बायोलॉजिकल ना ही केमिकली रिएक्टिव होना चाहिए, एंड विल नॉट डिकम्पोज, साथ साथ वो डिकम्पोज भी नहीं होता हो। Inert waste is a stable matter that does not undergo significant physical, chemical, or biological transformation in a landfill, posing minimal risk to groundwater or air quality. In a typical municipal wastewater treatment plant, secondary treatment is primarily designed to remove. Secondary treatment को हम primarily design to remove, किसको remove करने के लिए डिजाइन करते हैं, तो dissolved and colloidal biodegradable organic matter, ठीक है। जो secondary treatment होता है उसका हम डिजाइन करते हैं किसके लिए, तो dissolved और colloidal biodegradable organic matter को remove करने के लिए उसको हम डिजाइन करते हैं। While primary treatment remove settlable suspended solid, जो primary ट्रीटमेंट होता है उसमें सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड को हटाते हैं, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट रिलाइज ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस, में बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे एएसपी हो गया, ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया। ये क्या करता है, टू कंज्यूम एंड रिमूव डिजॉल्व्ड, जो डिजॉल्व्ड होता है साथ साथ कोलाइडल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स होता है उसको यहाँ क्या करता है, रिमूव करता है। रामसर कन्वेंशन जानते हैं, वो वेटलैंड के लिए रिलेटेड जो हमारा कन्वेंशन होता है उसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। 1971 में होता है, 2 फरवरी को प्रत्येक साल हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। The Fenton's reagent used in advanced wastewater treatment is a mixture of Fenton's reagent किसका मिक्सर होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फेरस आयरन, एक तो Fe+2 कैटलिस्ट होता है और साथ साथ हाइड्रोजन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। Fenton's reagent is an AOP advanced oxidation process that uses hydrogen peroxide catalyzed by ferrous iron to generate highly reactive hydroxyl radical which destroy complex toxic organic pollutant. Next है which functional element of a solid waste management system involves the movement of waste from a small collection vehicle to larger transport equipment। तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ट्रांसफर स्टेशन सर्व द फंक्शनल एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट consolidating loads from a smaller local collection trucks into large semi trailer or trains for ecological long haul transport to a distant landfill। नेक्स्ट है द विंड्रो मेथड ऑफ कंपोस्टिंग रिक्वायर रेगुलर ट्रीटिंग, विंड्रो मेथड जो कंपोस्टिंग का होता है उसमें क्या रेगुलर टर्निंग करते हैं ऑफ द वेस्ट पाइल्स प्राइमरली टू, क्यों करते हैं, ऑब्वियसली बात है एरेशन के लिए, इंश्योर यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर हमारा यूनिफॉर्म हो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द माइक्रोब्स, और साथ साथ यूनिफॉर्म ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सारे माइक्रोब्स को, इसके लिए हम उसको रेगुलर टर्निंग करते रहते हैं। What is leachate recirculation in the context of bioreactor landfill? Leachate recirculation क्या होता है दोस्तों, पंपिंग कलेक्टेड लीचेड बैक इनटू द वेस्ट मैस, जो लीचेड हमको निकलता है उसको सीधे वेस्ट मैस के अंदर द्वारा पंप करते हैं टू इंक्रीज मॉइस्चर एंड एक्सेलरेट बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, ताकि हमारा मॉइस्चर का कंटेंट बना रहे और साथ साथ जो बायोलॉजिकल एक प्रकार से हमारा डिकम्पोजिशन है वो एक्सेलरेट हो जाए, मतलब वो और तेजी से काम करे। अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, इसको तो येलो के रखिएगा, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट येलो, और इसका या तो डीप बुरियल कीजिए या इंसिनरेशन कीजिए। सीवियर अपरटेंसेज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो सीवर अपरटेंसेज होता है उसमें सारा इंक्लूड होता है, किसको छोड़कर, तो सेडिमेंटेशन टैंक को छोड़कर सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। सीवर appurtenances are devices installed on a sewerage network to assist in its operation and maintenance like manhole, catch basin, siphons, flushing tank. A sedimentation tank is a treatment plant unit, not a network appurtenance। Next है in noise pollution assessment what does L10 signify? noise pollution assessment के अंदर L10 किसको signify करता है, तो the noise level exceeded for 10% of the measurement time, जो noise level जो exceed करता है 10% of measurement time उसी को हम क्या कहते हैं, L10 कहते हैं। L10 is a statistical descriptive representing the peak or intrusive noise level, it is the noise level that was exceeded for 10% of the total aberration time। बायोमैग्निफिकेशन जानते हैं, द कंसंट्रेशन टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफी लेवल इन फूड चेन। नेक्स्ट है द ग्रट चैम्बर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज डिजाइन टू रिमूव पार्टिकल्स बेस्ड ऑन विच प्राइमरी पैरामीटर, जो ग्रट चैम्बर डिजाइन किया जाता है किस पार्टिकल किसको रिमूव करने के लिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेटलिंग वेलोसिटी को रिमूव करने के लिए हम ग्रट चैम्बर को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है अंडर द ई वेस्ट रूल डिसमेंटलर आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग विच प्रोसेस अनलेस दे ऑल्सो होल्ड ऑथोराइजेशन एज ए रिसाइकल। डिसमेंटलर को प्रोहिबिट किया जाता है, किस चीज़ के लिए प्रोहिबिट किया जाता है, तो मेटलर्जिकल रिकवरी प्रोसेस लाइक एसिड लीचिंग और फॉर गोल्ड कॉपर, ठीक है, इसको आप नहीं कर सकते, ठीक है,
इन चीज़ों को आप नहीं निकाल सकते। देखिए, डिसमेंटलर आर ओनली परमिटेड टू फिजिकली सेपरेट कंपोनेंट। डिसमेंटलर को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेपरेट करने, कंपोनेंट का सिर्फ और सिर्फ फिजिकली सेपरेट करने को परमिशन दिया गया है। जैसे प्लास्टिक, ग्लास, पीसीबी कोई निकाल सकते हैं। केमिकल और मेटलर्जिकल प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट प्रीशियस मेटल जनरेट सीवियर हैजार्डस वेस्ट। अगर आप उसका केमिकल या मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग अगर कीजिएगा, वहाँ से प्रीशियस मेटल को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, तो कई सारा हैजार्डस वेस्ट क्रिएट करेगा, जो कि स्ट्रिक्टली रिवर्स फॉर ऑथराइज रिसाइकलर। जो कि ऑथराइज रिसाइकलर क्या है, प्रोहिबिट है, मना किया हुआ है, विथ अप्रोप्रिएट पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ए परमिएबल रिएक्टिव बैरियर PRB इज ए रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी। परमिएबल रिएक्टिव बैरियर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो ट्रीटिंग कॉन्टामिनेटेड ग्राउंड वाटर इन सीटू एज इट फ्लो थ्रू ए ट्रेंच फिल्ड विद रिएक्टिव मटेरियल। एक प्रकार से जो ट्रीटिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है ना, उसको हम ट्रीट करने के लिए ये यूज करते हैं, परमिएबल रिएक्टिव बैरियर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच मेथड ऑफ पॉपुलेशन forecasting assume that the rate of increase of population is proportional to the current population leading to a compounding effect. तो geometric increase method, the geometric increase method assume the population grow at a constant percentage rate resulting in an exponential or compounding curve typically used for rapidly expanding young sites. नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑपरेशनल एडवांटेज ऑफ ए सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर का प्राइमरी हम ऑपरेशनल एडवांटेज पूछा है ओवर कन्वेंशनल एक्टिविटी स्लज प्रोसेस। तो equalization, aeration and sedimentation occur in a single tank in a time sequenced manner, saving space. Equalization, aeration and sedimentation occur in a single tank। ठीक है। प्राइमरी ऑपरेशनल एडवांटेज सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर का हमसे पूछा है कि एडवांटेज क्या है CSP के ऊपर, मतलब ASP के ऊपर। तो इक्वलाइजेशन हो गया, एरेशन हो गया, सेडिमेंटेशन अगर इन सिंगल टैंक, सब सिंगल टैंक के अंदर होता है, और टाइम सीक्वेंस मैनर सब में मतलब बराबर से, इस टाइम में ये होगा, इस टाइम में ये होगा, ऐसे करके टाइम बटा हुआ है। SBR सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर ऑपरेट इन फिल एंड ड्रॉ बैचेज। ये क्या होता है, फिल और ड्रॉ बैचेज में काम करता है। द क्रिटिकल स्टेप्स ऑफ एरेशन एंड क्लैरिफिकेशन हैपन सब्सिक्वेंटली इन द exact same biological reactor tank, eliminating the need for separate large secondary clarifier and sludge return pump. Next है the Basel ban amendment which entered into force globally in 2019 significantly prohibit। Basel ban amendment किसको इन्विट करता है, तो ऑब्वियसली बेसल कन्वेंशन दोस्तों, the export of hazardous waste from OECD European countries to developing nation for any region, मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप। The Basel ban amendment significantly strengthened the Basel Convention by strictly prohibiting all export of hazardous waste for widely industrialized nations। इस समय nations में आप नहीं कर सकते हैं। Next है coagulation in water treatment is necessary to remove colloidal particles because these particles, coagulation जो होता है वाटर ट्रीटमेंट में necessary to remove, किसको रिमूव करने के लिए करते हैं, तो causes a negative electrical surface charge, obviously जिसमें नेगेटिव relative surface charge होता है, that causes them to repel each other and resist settling। colloidal particles do not, एक मिनट। नेक्स्ट है अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 म्यूनसिपलिटीज आर मैंडेटेड टू सेट अप मटेरियल रिकवरी। जो म्यूनसिपलिटीज होता है उसको क्या क्या मैंडेट किया गया कि आप मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बना सकते हैं। व्हाट इज द मेन एक्टिविटी इनसाइड MRF के अंदर मेन एक्टिविटी क्या होता है, तो वहाँ पर सॉर्टिंग होता है, बेलिंग होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ ड्राई रिसाइकल्ड वेस्ट को छांटा जाता है, और उसमें से जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो अच्छा वेस्ट होता है उसको हम वहाँ से रिकवर करते हैं। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास F फ्लाई एस कंपेयर टू क्लास C फ्लाई एस। F और क्लास C में क्या डिफरेंस है, तो क्लास F कंटेंस लो कैल्शियम ऑक्साइड, क्लास F के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड कम होता है, जबकि एंड रिक्वायर ए सीमेंटिंग एजेंट, उसके अंदर कोई सीमेंटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है, रिएक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इन एन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट व्हाट इज द बेसलाइन स्टडी। बेसलाइन स्टडी क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल स्टेटस, मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल स्टेटस होता है वहाँ पर से आपको डाटा कलेक्ट करना है ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया बिफोर एनी बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन बिगिन होने से पहले ही आपको वहाँ पर एक प्रकार से डाटा कलेक्ट करना होता है, उसी को हम कहते हैं बेसलाइन स्टडी। द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड 5 कंसंट्रेशन बाय वाट टारगेट परसेंटेज इनिशियली बाय 2024, ठीक है। मतलब किस टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर को कम करना है किस लेवल तक, 20 से 30% तक इसको हमको कम करना है। ए स्क्रबर इंस्टॉल्ड इन द एग्जॉस्ट स्टैक ऑफ ए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर इज प्राइमरली डिजाइन टू कंट्रोल। स्क्रबर को किसको कंट्रोल करने के लिए डिजाइन करते हैं, तो एसिड गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या करते हैं कि इसको हम कंट्रोल करने के लिए उसको डिजाइन करते हैं। व्हाट इज बाय केमिकल ऑक्सीजन डिमांड फिजिकली रिप्रेजेंट वेस्ट वाटर सैंपल। BOD किसको रिप्रेजेंट करता है वेस्ट वाटर सैंपल के अंदर, तो द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम माइक्रोन टू एरोबिकली डिकम्पोज, तो ऑर्गेनिक मैटर को एरोबिकली डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी को उसका हम BOD कहते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए।
ए सर्कुलर प्राइमरी क्लेरिफायर हैज ए डायमीटर 10 मीटर, कोई सर्कुलर प्राइमरी क्लेरिफायर जिसका डायमीटर 10 मीटर है, हैंडेड टू फ्लो रेट इतना इतना है, व्हाट इज द वियर लोडिंग रेट, हमसे WLR पूछा है, एज्यूमिंग द वियर रन्स अलॉन्ग द इंटायर पेरीमीटर, पूरे पेरीमीटर में रन कर रहा है तो 100 मीटर क्यूब पर मीटर पर डे होता है। देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या होता है, पाई इंटू डी कर देंगे तो इतना आ जाएगा। वियर लोडिंग रेट होता है दोस्तों फ्लो अपन वियर लेंथ, फ्लो को वियर लेंथ से भागा दीजिए, वही हमारा वियर लोडिंग रेट हो जाएगा। ए वाटर सैंपल कंटेन्स 40 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम एंड 24 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम प्लस व्हाट इज द टोटल हार्डनेस एक्सप्रेस कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, टोटल हार्डनेस हमसे पूछा है, तो हार्डनेस रिलेटेड क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि पूछेगा। 200 मिलीग्राम पर लीटर का कैलकुलेशन देख लीजिए। टोटल हार्डनेस कैल्शियम का 50/20 कर दीजिए, ठीक है। कैल्शियम जो है इक्विवेलेंट वेट इसका निकालिएगा ना, तो इक्विवेलेंट कितना होगा 100 इसका मोलिकुलर वेट होता है, तो 100 को 2 से भागा कर दीजिए तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 और है कितना, कैल्शियम हमारे पास है कितना 20, देखिए ना कैल्शियम का मोलिकुलर वेट एटॉमिक नंबर इक्विवेलेंट वेट कितना है 20 है, तो 20 इसको भागा दे दिया। मैग्नीशियम का कुछ ऐसे कर देंगे 12 से भागा दे देंगे, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं 200 मिलीग्राम पर लीटर। इन एन एलिमेंटल, देखिए दोस्तों जो भी न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन, अगर BOD रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर उसको देखना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो उसको आप कर सकते हैं, किया जा सकता है, बताते भी हैं। उसके अलावा कुछ भी और भी है तो उसको आप एक या तो ओवरव्यू देख लीजिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो क्वेश्चन पूछेगा। आप 2 टेस्ट से 2 बार जो एग्जाम हुआ है उसमें तो आप जान ही सकते हैं, वहाँ पर देखे भी होंगे। इन एन एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट इट कंटेन्स 50% कार्बन, 6% हाइड्रोजन, 32% ऑक्सीजन बाय मास यूजिंग डुलोंग्स फार्मूला। ये इसे एक तो क्वेश्चन भी बन सकता है कि डुलोंग्स फार्मूला क्या होता है। डुलोंग्स फार्मूला होता है दोस्तों यही, हम उसका क्या करते हैं ना, डुलोंग्स फार्मूला से हम कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट व्हाट इज द हायर हीटिंग वैल्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द हाइड्रोजन कंटेंट का, हाइड्रोजन कंटेंट का हीटिंग वैल्यू कितना होगा, तो लगभग 2885 हो जाता है। डुलोंग्स फार्मूला अलोकेट एनर्जी बेस्ड ऑन अवेलेबल हाइड्रोजन, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा A Grudt chamber is designed to remove particulate with a specific gravity of 2.65 according to Stokes law. If the diameter of the target particle is doubled, the settling velocity will. Settling velocity क्या होगा, क्वाड्रापुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वाड्रापुल हो जाएगा, 4 फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा। According to Stokes law, settling velocity of a discrete particle in a laminar regime is directly proportional to the square of diameter. Diameter के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। In a solid waste routing system, a collection truck take 30 मिनट to travel from the dispatch center to the first pickup. मतलब dispatch center से पहला पिकअप जहाँ लेना है उसमें उसको 30 मिनट लगता है। 120 मिनट बोलते हैं एक्चुअल कलेक्शन रूट, 20 मिनट टू ट्रेवल टू द लैंडफिल, 15 मिनट टू द अनलोड एंड 25 मिनट रिटर्न टू द डिस्पैच सेंटर। पर टोटल टाइम हमसे पूछे तो टोटल रूट टाइम सबको ऐड कर दीजिए दोस्तों, लगभग 210 मिनट हो जाएगा। द केस्नर ब्रश इज एन एरेशन डिवाइस हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विथ विच सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। केस्नर ब्रश का हम कहाँ यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन डिच में यूज़ करते हैं दोस्तों। केस्नर ब्रश याद रखिएगा, केस्नर ब्रश कभी कभी पूछ सकता है, ये टर्म पूछ सकता है दोस्तों। केस्नर केस्नर ब्रश का हम कहाँ यूज़ करते हैं तो केस्नर ब्रश का यूज़ करते हैं हम कहाँ पर तो ऑक्सीडेशन डिच में, ऑक्सीडेशन डिच में। ये कुछ नया टर्म आता है ना तो उसको आपको जरूर एक अलग से लिख लेना चाहिए, ठीक। केस्नर ब्रश इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल सरफेस एरेटर, एक प्रकार का मैकेनिकल सरफेस एरेटर होता है कंसिस्टिंग ऑफ ए रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल शाफ्ट विद ब्रिसल ब्लेड्स ट्रेडिशनली यूज्ड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड मेंटेन वेलोसिटी इन एन ऑक्सीडेशन डिच। Which section of the Environmental Protection Act 1986 grant the central government the power to give direct direction for the closure provision or regulation of any industry? तो section 5 of the EPA 1986 give the central government the extraordinary power to issue direction writing including the closure of offending industries or the stoppage of their वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। नेक्स्ट हमारा इन कंपोस्टिंग व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज। कंपोस्टिंग में एक्टिनोमाइसिटीज का क्या रोल होता है तो दे ब्रेक डाउन टफ ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है लाइक सेल्यूलोज एंड लिग्निन ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ कंपोस्टिंग, ठीक है। टफ ऑर्गेनिक मैटर जो सेल्यूलोज लिग्निन होता है उसको डिकम्पोज करने का काम क्या करता है हमारा एक्टिनोमाइसिटीज। आर हायर फॉर्म बैक्टीरिया का ही अच्छा फॉर्म होता है, ठीक है, फंजाई से रिजेंबल करता है। डेट थ्राइव ड्यूरिंग द थर्मोफिलिक एंड curing phase of composting, exhaling at breakdown complex woody organics like cellulose, lignin and chitin. Next हमारा according to the Water Prevention Control Pollution Act 1974, establishing a new industry that is likely to discharge sewage or trade effluent require prior consent to establish under which section? किस सेक्शन में तो सेक्शन 25। सेक्शन 25 of the Water Act stipulate that no person shall establish or take any steps to establish any industry operation or process without the prior consent to the state board। बिना स्टेट बोर्ड के परमिशन का आप नहीं कर सकते हैं। Under the Construction Regulation Waste Management Rules 2016, which entity is responsible for drafting the state policy on C&D waste? जो तो कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन बेस्ट पे कौन सा कमिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है ड्राफ्ट करने का स्टेट पॉलिसी को, तो ऑब्वियसली सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है।
प्लूम राइज इन एयर डिस्पर्जन मॉडलिंग इज डिपेंडेंट ऑन एग्जॉस्ट गैस वेलोसिटी ऑफ एट इट्स, तो टेम्परेचर रिलेटिव टू द एम्बियंट एयर, जो टेम्परेचर रिलेटिव होता है एम्बियंट एयर को, वो उसके रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लूम राइज अकर ड्यू टू द दो फैक्टर पे काम करता है, एक तो मोमेंटम एंड बायोन्सी डिफरेंस कॉज्ड बाय द गैस बीइंग हॉटर देन द सराउंडिंग एम्बियंट एयर। इन EI मेथोडोलॉजी द सोरेंसन नेटवर्क इज स्पेशली डिजाइन टू, EI मेथोडोलॉजी में सोरेंसन नेटवर्क किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो आइडेंटिफाई कॉज कंडीशन इफेक्ट पाथवे स्विंग सेकेंडरी एंड टर्सरी इम्पैक्ट, ठीक है। द सोरेंसन नेटवर्क इज ए स्टेप्ड मैट्रिक्स और नेटवर्क डायग्राम यूज्ड इन EI टू ट्रेस द चेन ऑफ इवेंट फ्रॉम प्राइमरी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू सेकेंडरी एंड टर्सरी इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज। नेक्स्ट हमारा द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट, नाइट्रिफिकेशन अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। द बायोलॉजिकल रिएक्शन इनहेरिटली कंज्यूम ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, क्या कंज्यूम करता है, तो अल्कलिनिटी को कम कंज्यूम करता है दोस्तों। यहाँ पर क्या ऑब्वियसली नाइट्रिफिकेशन अमोनिया कहीं नहीं कहीं अल्कलिनिटी से रिलेटेड होता है। नाइट्रिफिकेशन इज एन एसिड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, यहाँ पर एसिड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट रिलीज H+ आयन विच कंज्यूम द एल्कलिनिटी, H+ आयन क्या होता है, एसिड क्या होगा, एल्कलिनिटी को कंज्यूम करेगा, बेस को कंज्यूम करेगा टू द वेस्ट वाटर ऑफन रिक्वायरिंग केमिकल एडिशन इफ नेचुरल अल्कलिनिटी इज टू लो। Which piece of equipment is commonly used for the dewatering of municipal wastewater? Which piece of equipment is commonly used for the dewatering of municipal wastewater sludge by applying centrifugal forces? तो solid ball centrifuge का यूज़ करते हैं। A solid ball centrifuge rotate at high speed using centrifugal force to rapidly separate the heavier solid sludge particles from the lighter liquid for efficient dewatering. In hazardous waste classification, a waste is designated as reactive if it is normally unstable and readily undergoes violent changes without donating or react violently with water. Under the EIA notification 2006, the expert appraisal committee at the central level evaluate project for environmental clearance. हु कंसिडर द EAC को कौन बनाता था, मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही बनाएगा। नेक्स्ट हमारा विच प्लास्टिक एडिटिव कमोडिटी कॉमनली यूज टू मेक PVC, कह रहा है कि कौन सा जो हमारा एक प्रकार से एडिटिव है जो PVC बनाने में हेल्प करता है, जो कि सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और हाईली क्रिटिसाइज फॉर इट्स पोटेंशियल एज एन एंडोक्राइन डिसरप्टर, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये एंडोक्राइन डिसरप्टर है एंड एबिलिटी टू लीच इनटू द इन्वायरमेंट में भी लीच कर जाता है। तो ये बना होता है थेलेप्ट से दोस्तों। थेप्टलेट आर plasticizer added to rigid plastic to import flexibility. They are not chemically bound to the plastic and easily leach out, posing severe health and environmental risk. नेक्स्ट हमारा द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, किस एक्ट के थ्रू CPCB बनाया गया है, तो ये वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 के अंतर्गत ही बनाया गया है। CPCB वाज ओरिजिनली कंसिडर्ड इन सेप्टेम्बर 1974 में ही बनाया गया था अंडर द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। फर्दर पावर एंड फंक्शन ऑफ वाटर रिलेटेड, इसको बाद में जो पावर मिला है 1981 से और साथ साथ 1986 के EPA से, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, ये हमारा टेस्ट नोट 41 था दोस्तों। कल आपको 43 भी मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और कुछ ना कुछ कमेंट किया कीजिए, ठीक। और हाँ, कुछ लोग PDF के बारे में पूछते दोस्तों, इसका PDF अवेलेबल नहीं, तो हम PDF ही पढ़ देते, PDF ही देते आपको, लेकिन PDF अवेलेबल नहीं है। आप इसको धीरे धीरे देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन को उतारिए, उसका आंसर लिखिए, बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीटेड मिलेगा, उसको लिखने की आवश्यकता है, लेकिन वो आपको रिविजन में हेल्प करेगा, ठीक। तो ऐसे करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।